बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो हमने बात करना है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इस पर आज हम बात करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने मुख्तलिफ जो लेक्चर्स है वो सीक्वेंस वाइज अपलोड की है। लास्ट पे हमने जो है वो राइबोसोम्स पे बात की है, राइबोसोम्स के बाद जो है हमने साइटोप्लाज्म पे बात की है, हमने एंडोसाइटोसिस क्या है, एक्सोसाइटोसिस क्या है, यानी डिफ्यूजन हो गया, ऑस्मोसिस हो गया, और हमारे पास जो है ये तमाम चीज़ें हम सीक्वेंस वाइज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्लूइड मॉडल, ये सारी चीज़ें हम सीक्वेंस वाइज बाय लेक्चर सारे हम ऑलरेडी जो है वो अपलोड कर चुके हैं। आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो हमने बात करना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बात करना है। जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडो का मतलब है इनसाइड, एंडो का लफ्ज़ मतलब है इनसाइड, प्लाज्मिक का मतलब है साइटोप्लाज्म, प्लाज्मिक का मतलब है साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम का मतलब है नेटवर्क। हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर बेसिकली जो है मौजूद है। हम इसमें लिखते हैं ये एक तरह का नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो मौजूद है। हम यहाँ पर लिखते हैं अ नेटवर्क ऑफ हमारे पास ये क्या है, अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर, ठीक है, अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर which presents in nucleus, ठीक है, which present in cell cytoplasm, जो कि सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो है स्टूडेंट्स ये स्ट्रक्चर जो है बेसिकली मौजूद है। फर्स्ट टाइम एक साइंटिस्ट था जिसका नाम गार्नियर था, उसने इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो है वो ऑब्जर्व किया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट टाइम इट इज ऑब्जर्व बाय, कुछ बातें आप लोग इसमें याद रखें। फर्स्ट टाइम, ठीक है, हमारे पास क्या है, फर्स्ट टाइम इट वाज ऑब्जर्व बाय गार्नियर साइंटिस्ट, ठीक है। गार्नियर साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसको जो है ऑब्जर्व किया। उसके बाद इसका जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, ठीक है, हमारे पास जो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है वो अल्ट्रा स्ट्रक्चर फिर 3 साइंटिस्ट ने इसको जो है स्टूडेंट्स जो है यानी वो 3 साइंटिस्ट ने अल्ट्रा स्ट्रक्चर फिर दिया, ठीक है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर इज गिवन बाय 3 साइंटिस्ट, ठीक है, 3 साइंटिस्ट, 3 साइंटिस्ट ने जो एंडोप्लाज्मिक का जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है वो दिया है। उनमें से मुख्तलिफ साइंटिस्ट है। पहला हमारे पास पोर्टर साइंटिस्ट हुआ, ठीक है, पोर्टर है, पोर्टर के साथ साथ क्ल्यूट साइंटिस्ट है, ठीक है, क्ल्यूट साइंटिस्ट है, क्ल्यूट के साथ साथ हमारे पास जो है फ्यूलम है, ठीक है, एंड फ्यूलम। ये 3 साइंटिस्ट ने जो है वो अल्ट्रा स्ट्रक्चर बेसिकली दिया है, ठीक है। फ्यूलम भी हमारे पास जो, ठीक है, फ्यूलम ए हमारे पास ए है, ठीक है, फ्यूलम साइंटिस्ट, इन 3 साइंटिस्ट ने अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिया। फिर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो टर्म है वो पोर्टर साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं द टर्म्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज गिवन बाय पोर्टर साइंटिस्ट। पोर्टर साइंटिस्ट ने दरअसल जो है ये जो टर्म है ये बेसिकली जो है वो फर्स्ट टाइम यूज किया है। असल में स्टूडेंट्स कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, मैं इस पर अभी आऊँगा, ठीक है। तमाम पहले आप लोग ज़रा इस बात को मैं
ये फिल्म ये थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है। ये क्या है? ये एक सेल है। हमें पता है इस सेल के सेंटर में यहाँ पर न्यूक्लियस मौजूद है। इस न्यूक्लियस के साथ यहाँ पर एक इस तरह जो है वो एक स्ट्रक्चर मौजूद है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके सेल मेम्ब्रेन तक ऐसे फैला हुआ है, स्प्रेड फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। एक ये स्ट्रक्चर हुआ। मैं एक और भी इसी तरह बनाता हूँ। एक हमारे पास ये स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। इस तरह ये दूसरा स्ट्रक्चर है यहाँ पर मौजूद है। अगर आप इस स्ट्रक्चर पे गौर करेंगे, ये स्ट्रक्चर जो है न्यूक्लियस से लेके सेल मेम्ब्रेन तक फैला हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर जो है यहाँ पर मैं किसी और कलर से यहाँ पर आपको ऐसे डॉट शेप, अगर आप सब स्टूडेंट्स इसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ऐसे डॉट शेप में एक स्ट्रक्चर इसके अंदर मौजूद है। इस स्ट्रक्चर को हम जो है वो राइबोसोम्स कहते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज ए राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स के बाद ये जो स्ट्रक्चर है जो कि ये फैला हुआ है सेल यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके सेल मेम्ब्रेन तक जो फैला हुआ है, इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जिसको मैं ER से डिनोट करूंगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। दूसरा एक ये वाला स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एज ए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज ए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मैं और भी इस डायग्राम की तरफ बाद में जाऊंगा। अव्वल बात तो आपने ये याद रखना है तमाम स्टूडेंट्स ने कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये मौजूद है, इट इज फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। तमाम के तमाम जितने भी यूकैरियोट्स है, मैं डायरेक्ट यूकैरियोट्स कह देता हूं, तमाम के तमाम यूकैरियोट्स में जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है। अब अगर आप यूकैरियोट्स पे गौर करेंगे, जैसे कि एनिमल्स हो गए जिसमें बशमूल इंसान भी आते हैं, अब दूसरे नंबर पे प्लांट्स हो गए, प्लांट्स के साथ साथ तीसरे नंबर पे फंजाई हो गया, ठीक है, फंजाई हो गया, और हमारे पास बैक्टीरिया वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। ये इन सब में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली पाए जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी है जहाँ पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, जैसे कि हमारे पास एक्सेप्शंस में जो है वो जर्मिनल सेल्स हो गए, ठीक है। जर्मिनल सेल में ये बेसिकली जो है वो क्या है, एब्सेंट है। यहाँ पर मैं एडिंग देता हूँ एक्सेप्शंस, ठीक है। अब कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब इस एक्सेप्शंस में पहली बात तो ये है, इट इज एब्सेंट इन जर्मिनल सेल्स, ठीक है। जर्मिनल सेल्स के अंदर जो है ये बेसिकली जो हमारी सेक्स सेल है, ठीक है, इसके अंदर जो है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेसिकली स्टूडेंट्स इसमें ये क्या है, एब्सेंट है, नहीं है। इसके साथ साथ जो दूसरे नंबर पे जहां पर ये एब्सेंट है वो मैच्योर मेमेलियन आरबीसी में भी ये नहीं है, ठीक है। यानी जो हमारे पास मैच्योर मेमेलियंस, ठीक है, मैच्योर मेमेलियन आरबीसी में भी ये जो है वो क्या है, एब्सेंट है, इज आल्सो एब्सेंट। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये मैच्योर मेमेलियन आरबीसी में भी जो है वो मौजूद नहीं है। जबकि एक बात याद रखें, तमाम स्टूडेंट से बात याद रखें, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर मैं इसको मेंशन करता हूँ, इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। जितने भी हमारे पास प्रोकैरियोट्स है, इन प्रोकैरियोट्स में बेसिकली ये हमारे पास क्या है, एब्सेंट है,
नहीं है। तो मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहा था, यहाँ पर जो है ख़ास करके हम राइबोसोम्स की बात कर रहे थे, यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हमने रफ एंडोप्लाज्मिक कहा था, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज ए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये दोनों जो है स्मूथ और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दोनों जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट्स है, ये दो हिस्से हैं। इन दो हिस्सों पे अगर आप गौर करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये विदाउट राइबोसोम है, इसमें राइबोसोम्स नहीं है, विदाउट राइबोसोम्स, इसमें राइबोसोम जो है वो क्या है, एब्सेंट है, नहीं है। जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक में राइबोसोम्स जो है वो कंटेन करता है, राइबोसोम इसमें मौजूद है, ठीक है। अब इसी के साथ साथ जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रेजेंट है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके फिर टूवर्ड्स द साइटोप्लाज्म जो है ये स्प्रेड है, फैला हुआ है, ठीक है। जबकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके देन टूवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन जो है ये बेसिकली फैला हुआ है। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हाईलाइट भी करूंगा, आगे और भी इस पर जो है वो थोड़ा सा बात करूंगा। उसके बाद जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये जो है 3 पार्ट्स पर जो है वो मुश्तमिल है, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे लिखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, ठीक है। ये 3 हिस्सों पर जो है बेसिकली हमारे पास जो है वो मुश्तमिल है, या आप इस तरह भी लिख सकते 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर पर ये मुश्तमिल है, ठीक है। 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पर जो है ये कंसिस्ट करता है, इस कंसिस्ट, ठीक है, ये मुश्तमिल है उन जो 3 स्ट्रक्चर्स है। बायोलॉजी में उसको जो है वो एलिमेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब वो जो एलिमेंट्स है वो 3 एलिमेंट्स है। पहला जो एलिमेंट्स है उसको हम सिस्टर नी कहते हैं, ठीक है, सिस्टर नी कहते हैं। दूसरा जो एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स को हम वेसिकल्स कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो हिस्सा इसका है दैट इज कॉल्ड एज ए वेसिकल्स। तीसरा जो हिस्सा है उसको हम टिब्यूल कहते हैं। ये 3 पार्ट्स पर बेसिकली मुश्तमिल है। अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे, इधर से हमारे पास जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के साथ यहाँ ऐसे ही जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली क्या है, अटैच है, ठीक है। यहाँ पर अटैच होने के बाद जो है इधर से ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह जो है वो फिर बना है SU, ठीक है। इस तरह ये स्ट्रक्चर बेसिकली हमारे पास क्या है, बना है, ठीक है। मैं ज़रा इसको एक और इस तरह बनाता हूँ, ठीक है। इस तरह जो है वो स्ट्रक्चर बेसिकली बना हुआ है, ठीक है। अब अगर आप इस पर गौर करेंगे, इस स्ट्रक्चर में एक इसका ये वाला हिस्सा है जहां पर ये अटैच है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। देखिए ये जो हिस्सा हमारे पास है ये खास करके ये वाला हिस्सा है जो मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके बना रहा हूँ, ठीक है। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है जो रेड कलर, ये असल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ यहाँ पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच है, इसलिए इसको हम ब्लेबिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज ए ब्लेबिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। ब्लेबिंग ऑफ न्यूक्लियर
मेम्ब्रेन कहते हैं। अब अगर आप इस पर और गौर करेंगे तो यहाँ इधर सेंटर में यहाँ पर ये हमारे पास जो है जो सेंटर वाला जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, ये जो हिस्सा है इसको हम ल्यूमेंस कहते हैं, जहाँ पर बेसिकली फ्लूइड पाए जाते हैं। ये जो खाली जगह है अंदर वाली, इसको हम ल्यूमन कहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ए ल्यूमन। ठीक है, यानी वो कैविटी जो इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली मौजूद है। अब उसके साथ साथ यहाँ पर आपको यहाँ पर ये जो डिप्रेशंस नजर आ रही, जैसे ये है सॉरी, जैसे कि हमारे पास ये है, अच्छा ये जो हमारे पास डिप्रेशंस है इसको हम सिस्टर नी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सिस्टर नी। ठीक है, ये हमारे पास बिल्कुल जो है वो न्यूक्लियस के क्लोज होते हैं। ठीक है, खास करके हमारे पास न्यूक्लियस के बेसिकली क्लोज, इस पर अभी हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है जो हमारे पास मज़ीद इस पर जो हम बात करेंगे, यहाँ पर पहली बात ये है कि यहाँ पर असल में स्टोरी है क्या। यहाँ जो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ख़ास करके यहाँ पर मैंने इस पर बात की है, यहाँ पर ये सामने है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसमें राइबोसोम्स मौजूद है। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, ये मैंने ऑलरेडी ऊपर लिखा है, लिखने की जरूरत नहीं है। राइबोसोम्स मौजूद है, इसलिए ये प्रोटीन सिंथेसिस में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में हिस्सा लेते हैं। जबकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये लिपिड्स फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और भी इसके कुछ काम है वो अभी मैं लिखवाऊंगा। ठीक है, लिपिड्स फॉर्मेशन में बेसिकली जो है वो क्या करते हैं, वो हेल्प करता है। असल में यहाँ पर अगर आप इसकी थोड़ा सा, मैं ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे डियर स्टूडेंट्स ऐसे वाजे बनाता हूँ। ये जो एक्स सिस्टर्नी है इसको मैं थोड़ा सा ऐसे वाजे ऐसे यू बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ यहाँ पे शो करवाना चाहता हूँ। जो राइबोसोम्स है ये बिल्कुल इसके यहाँ पर जो है वो, मैं इसको ज़रा रेड से ड्रा करता हूँ, ये इस तरह बेसिकली ऐसी यू जो है वो मौजूद है। ठीक है, यहाँ इसके ऊपर या टॉप पे यहाँ पे राइबोसोम्स मौजूद है। यहाँ पर जो है वो जैसे ही, यानी इस तरह जो है वो यहाँ पर राइबोसोम्स मौजूद है। जैसे ही नीचे हमारे पास यहाँ पर क्या होती हैं, यहाँ ख़ास करके इधर नीचे जो है इधर प्रोटीन्स जो है वो बेसिकली ऐसे बन जाती, जैसे प्रोटीन बन जाती, फिर वो प्रोटीन यहाँ से सीधा ऐसे यू जो है वो, यानी ये राइबोसोम्स तो इधर कॉर्नर पर मौजूद है, ये ऐसे ही जो है वो बाहर जो है वो आ जाती है। ये जो सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड के अंदर आ जाते हैं, यहाँ पर बाहर ये जो राइबोसोम्स है बेसिकली ये आ जाती है। अब अगर आप इस पर मज़ीद इसकी वजाहत के लिए हम थोड़ा सा और भी जो है वो आगे की तरफ मूव करेंगे। हमारे पास जो है जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये मैंने अभी जैसे आपको बताया कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये लिपिड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इट हेल्प इन लिपिड्स फॉर्मेशंस। ठीक है, ये लिपिड्स फॉर्मेशन में हेल्प करता है। लिपिड्स फॉर्मेशन के साथ साथ ये कोलेस्ट्रॉल जो है, ठीक है, जो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल है इसमें भी ये हेल्प करता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ दूसरा जो स्टेरॉयड है, स्टेरॉयड में भी जो है, स्टेरॉयड फॉर्मेशन में भी ये बेसिकली जो है वो क्या करता है, हेल्प करता है। इसी के साथ साथ जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये आपके पास जो है डिटोऑक्सीफिकेशन में भी जो है वो क्या करते हैं, किरदार अदा करते हैं, जिसको हम डिटोऑक्सीफिकेशन कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज डिटोऑक्सीफिकेशंस कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीफिकेशन में भी जो है वो अपना किरदार अदा करते हैं। डिटोऑक्सीफिकेशन जो है जब कभी हम हमारी सेल के अंदर जब भी कोई भी पॉइजन चीज़ अंदर आ जाती है जो कि सेल को नुकसान पहुंचाती है, उस पॉइजन
को जो है, जिसको हम डिटॉक्सिफिकेशन जो है, यानी उस पॉइजन चीज़ को न्यूट्रल बनाना, ठीक है। पॉइजन हमारे पास जो भी सब्सटेंस हो, जो भी इवन हमारे पास जो जिस्म को या सेल को नुकसान पहुंचाते हैं, उस पॉइजन, उस जहरीले चीज़ को क्या करना, उसको न्यूट्रल बनाना, ठीक है। इसमें भी जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो है वो काम है, ठीक है। और इसी के साथ साथ उसको न्यूट्रल बनाना ताकि उससे सेल को नुकसान ना पहुंचे। उसके साथ साथ हमारे पास जो है कुछ एंजाइम्स भी यहाँ पर, एंजाइम्स फॉर्मेशन में भी ये किरदार अदा करता है, ठीक है। एंजाइम्स में भी हमारे पास किरदार अदा करता है, जैसे कि हमारे पास है साइटोक्रोम है, ठीक है। साइटोक्रोम है, ठीक है। साइटोक्रोम, जिसको हम साइटोक्रोम, इसको हम डिनोट करते हैं साइटोक्रोम P450। ये साइटोक्रोम P440 जो है, ये ख़ास करके ड्रग्स और दूसरा जो चीज़ें हैं, अब कोई भी ड्रग्स वगैरह हम लेते हैं, इसको ये क्या करते हैं, न्यूट्रल बनाते हैं, ठीक है। कोई भी ड्रग्स आपने लिया तब ये उसको जो है वो न्यूट्रल बनाने की जो है वो किरदार अदा करते हैं। अब हमारे पास जो है जो सिस्टर्नी है, पहले ज़रा थोड़ा सा मैं इसको भी हाईलाइट करता हूँ। अभी हमने उससे पहले बात की कि कुछ हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स हैं जो कि बेसिकली मौजूद है, ठीक है, जो कि बेसिकली मौजूद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, जिसको हमने एलिमेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, उनमें से एक जो है वो है वेसिकल्स, ठीक है। सॉरी, वेसिकल्स दूसरे नंबर पे, पहले सिस्टर नहीं लिखता हूँ, ठीक है। सिस्टर नी हमारे पास जो है, देखिए जो सिस्टर नी है ये हमारे पास क्या है, इट इज अ नैरो, ठीक है, इट इज अ नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हमारे पास है, ठीक है। नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ये नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, जो कि अनब्रांच्ड है, ठीक है, एंड अनब्रांच्ड, ये हमारे पास क्या है, एंड अनब्रांच स्ट्रक्चर, ठीक है। ये एक ट्यूबुलर और ब्रांच जो है स्ट्रक्चर हमारे पास है, ठीक है, अनब्रांच स्ट्रक्चर्स। दूसरा जो है, इस पर मैं ऑलरेडी आपके साथ अभी भी डिस्कस कर चुका हूँ सिस्टर्नी के ऊपर। दूसरा हमारे पास है वेसिकल्स। देखिए वेसिकल्स बेसिकली जब भी हमारी सेल जो है, ठीक है, जब भी हमारी सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक में रफ के अंदर जैसी ही प्रोटीन बन जाती है, उस प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट में जो, यानी उस प्रोटीन को लेके सीधा गोल्जी बॉडीज तक ले जाने में जो मेन ट्रांसपोर्टर है वो हमारे पास वेसिकल्स होती है, ठीक है। तो हम वेसिकल जो है ये एक तरह का जो है हम लिखते हैं कि स्फेरिकल शेप रखता है, ठीक है। हम लिखते हैं वेसिकल्स, इट्स कंटेन स्फेरिकल शेप, ठीक है। ये बेसिकली स्फेरिकल शेप रखता है, और इसी के साथ साथ इस स्फेरिकल शेप के साथ साथ ये इसका जो डायामीटर है, देखो डायामीटर कहते हैं किसी भी चीज़ को चारों अतराफ से नापना। आप कोई भी ऑब्जेक्ट हो, स्टेम, दरख्त की स्टेम आप उठा ले, अगर आप उसको चारों अतराफ से मेजर कर रहे हो तो इसको हम डायामीटर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसका जो डायामीटर है, ठीक है, जो डायामीटर है वो तकरीबन अप टू 50 से लेके 500 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। 50 to 500 माइक्रोमीटर तक होता है, ठीक है। माइक्रोमीटर तक जो है वो होता है, माइक्रोमीटर तक होता है, ठीक है। आप उसको मीटर नहीं बल्कि माइक्रोमीटर, ठीक है, वो लिखा है माइक्रोमीटर, तो पर इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी के साथ साथ इसका जो मेन काम है, इसके ऊपर अगर आप गौर करेंगे, इसका मेन काम क्या है, इट्स पेक द प्रोटीन्स, ये प्रोटीन को पेक करता है। पेक करने के बाद देन इट्स ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट टूवर्ड्स द गोल्जी बॉडी, ठीक है, टूवर्ड्स द गोल्जी बॉडी, फिर उसको जो है वो गोल्जी बॉडी की तरफ जो है वो
भेजता है। लास्ट हमारे पास एक और है जिसको हम ट्यूबुलर कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर थर्ड वन इज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको हम ट्यूबुलर्स कहते हैं। ज़रा उसको भी डिफाइन करते हैं। नंबर थर्ड वन हमारे पास क्या है, वो है ट्यूबुलर, ठीक है। जो ट्यूबुलर है ये हमारे पास जो है ख़ास करके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो है वो मौजूद है, ठीक है। एंड ठीक है, हमारे पास कहाँ पर मौजूद है, प्रेजेंट इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो है वो मौजूद है। इन द लूज ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। और ये भी हमारे पास बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल करीब होते हैं, ठीक है। एंड इट इज क्लोज टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी मैंने आपको बताया कुछ हमारे पास जैसे रफ है बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब होते हैं, तो हम यहाँ पे रखते हैं इट इज क्लोज टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब होता है, ठीक है। इसी के साथ साथ इसका भी जो है जो डायमीटर है वो 50 से शुरू होती है, फिर 100 माइक्रोमीटर्स तक शुरू होती है, ठीक है। हम यहाँ पर लिखते हैं इसका जो डायमीटर है हमारे पास जो है वो 50 से लेके फिर अप टू 100 माइक्रोमीटर्स हमारे पास है, ठीक है। इसी के साथ साथ एक तीसरा हमारे पास है जिसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। मैं इसको भी ज़रा यहाँ मेंशन करता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज ए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बेसिकली जो है वो हमारे पास तीसरा है, ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये जो ट्यूबुलर का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे ना, ये बिल्कुल इस तरह का जो है वो स्ट्रक्चर रखता है, ऐसे यू जो है वो स्ट्रक्चर रखता है, ठीक है। ये बिल्कुल इस तरह जो है वो शेप जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली जो है वो रखता है ऐसे यू, ठीक है। ये इसका जो है वो स्ट्रक्चर है। अब इसी के साथ साथ सार्कोप्लाज्मिक जो हमारे पास है, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक जो है रेटिकुलम जो है ये खास करके मसल्स के अंदर जो है वो मौजूद है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इट इज प्रेजेंट्स इन मसल्स। ये मसल्स के अंदर जो है बेसिकली मौजूद है, ठीक है। यानी मसल्स के अंदर जो मौजूद है तो इसको हम क्या कहेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। SR मीन्स सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में की जो दो टाइप्स है, स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फ़र्क क्या है उसकी थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे। आप तमाम जितने भी नए कमांडोज है, जो नए व्यूवर्स है, तो आप सबसे ये गुजारिश है कि आप हर लेक्चर को सीक्वेंस वाइज फॉलो करें। देखो, मैं अच्छा टीचर तब हूँ जब आपको मेरी बात समझ में आए। आपको मेरी बात तब समझ में आएंगी जब आप तमाम लेक्चर्स को सीक्वेंस वाइज फॉलो करेंगे, कोई भी चीज़ स्किप ना करें। जो जो बातें मैं शेयर करता हूँ ये आपके लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है, MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। किसी भी चीज़ को लाइटली मत लेना, ठीक है। लाइटली लेंगे तो हमसे बहुत सारी चीज़ें ड्रॉप हो सकती है, ठीक है। पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें। ऑल दी बेस्ट।